नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। साथियों, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो हम मौर्य साम्राज्य है उसके संदर्भ में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब इसी मौर्य साम्राज्य के एक शासक थे जिनका नाम था अशोक, उनको यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर पढ़ेंगे। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने अपने नोटों के ऊपर यह जो इमेज है या फिर जो सभी सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर आपको यह जो अशोक स्तंभ है वह भी देखने को मिलता होगा। अब ये जो अशोक स्तंभ है जो सारनाथ में अवस्थित है, इसको राजा अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था, जिसके अंदर हमें 4 सिंह यानी 4 शेर देखने को मिलते हैं। एक कमल पुष्प के ऊपर ये बनाया गया है और यह क्या है, एक बड़े से पिलर के ऊपर अवस्थित है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से ये मौर्य साम्राज्य से संबंध रखा करता है, इसको आइए डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नजर आता है कि रोशन नाम का एक लड़का है जो कि क्या है, नई सीडी खरीदने के लिए उसके जो पेरेंट्स हैं उसको क्या है, पैसे देते हैं और फिर उसमें वो गांधी जी का चित्र देखता है और ये क्या है, छोटा सा लॉयन देखता है जो कि लेफ्ट साइड में बना हुआ है। ठीक है, उसको इतना करारा नोट देखकर खर्च करने का मन नहीं करता है। हालांकि आप यहाँ पर इमेज में देख चुके हैं कि वो जो अशोक स्तंभ है या फिर जो लॉयन का इमेज है वो यहाँ पर इसी प्रकार का आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने पहले के चैप्टर में बताया था कि महाजनपद का पूरा पीरियड था। महाजनपद में हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। उनमें से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था जो कि क्या है, बिहार रीजन के अंदर अवस्थित था। अब यहाँ पर इसी बिहार रीजन के अंदर क्या होता है, जब लास्ट में नंद वंश का शासन समाप्त होता है और घनानंद को हराकर जो चंद्रगुप्त है वहां पर क्या है, अपने एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसको हम बोलते हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो स्टोरी इस प्रकार से आपको क्या है, पहले के चैप्टरों से कनेक्ट करके रखना है। महाजनपद था, महाजनपद में जो बिहार के रीजन में हमें देखने को मिलता है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के अंदर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था नंद वंश और उसके आखिरी शासक देखने को मिलते हैं धनानंद। अब धनानंद को क्या है, जो चंद्रगुप्त हैं, ठीक है, इनका पूरा नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, वो उनको हराते हैं और हराने के बाद क्या है, अपने एक नई डायनेस्टी या नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम है मौर्य वंश। ठीक है, या फिर मौर्य, और इसी पूरे के साम्राज्य को बोला जाता है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो ये हमने एकदम डिटेल में बात कर लिया। यहाँ पर आप बार बार एक वर्ड देख रहे होगे, मैं बोल रहा हूँ साम्राज्य। ठीक है, वंश यानी डायनेस्टी। अब वंश का मतलब होता है डायनेस्टी और डायनेस्टी में बेसिकली हम किसको कहते हैं, तो देखो, जब एक ही फैमिली एक पर्टिकुलर स्थान पर बार बार क्या करती है, शासन करती है, यानी उसके फैमिली के जो लोग हैं वह क्या है, एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो इसी व्यवस्था को बोला जाता है डायनेस्टी। ठीक है, और इसी प्रकार से मौर्य नाम की एक डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। इस मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक के बारे में मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। फिर उनके बाद उनका बेटा आता है बिंदुसार और बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक। ये अशोक क्या है, मौर्य डायनेस्टी के क्या है, तीसरे शासक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, सलीसूक, ये क्या है, मौर्य डायनेस्टी के कुछ प्रमुख शासक हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है हमें अशोक को और अशोक के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले लायन हमने देख लिया जो कि क्या है, एक बड़े से स्टोन के ऊपर कार्व किया गया है, यानी उसको बनाया गया है। इसी के साथ साथ ये एक बहुत बड़े जो स्टोन का पिलर है यानी खंभा है उसके ऊपर यहाँ पर निर्मित किया गया है और ये हमें देखने को मिलता है सारनाथ के अंदर। अब नॉर्मल सी बात है, सारनाथ हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि इसका संबंध किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपना सबसे पहले उपदेश दिया था। ठीक है, यहीं पर उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, इसी वजह से सारनाथ की इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। और राजा अशोक के द्वारा क्या किया गया, उसी याद में बेसिकली यहाँ पर एक स्तंभ का निर्माण करवाया गया था।
अब देखो, राजा अशोक एक ऐसा राजा था जो कि क्या है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखा करता था। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या है, कभी कभी चट्टानों के ऊपर लिखा करते थे और इसी के साथ कभी बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर लिखा करते थे। अब ऐसा क्यों किया करते थे? क्योंकि ये बेसिकली क्या है, अपनी जितनी भी प्रजा है उसको अपना मैसेज पहुंचाने के लिए क्या है, बड़े बड़े पत्थरों और पिलर्स का यूज किया करते थे लिख करके। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे आने वाले चैप्टर में हमने देख ही लिया कि वाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एज एम्पायर। बेसिकली आप इसका सीधा सा मतलब समझिए, जब क्या होता है कि एक किंगडम यानी राज्य, साम्राज्य जब बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पायर कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो अंपायर है वह अशोक रूल के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, आज से लगभग 2300 साल पहले। इसी के साथ साथ ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, इनका सहयोग दिया था चाणक्य नामक शासक ने। देखो, स्टोरी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या था, धनानंद का शासन चला करता था यहाँ पर बिहार रीजन के अंदर। एक बार घनानंद को क्या है, जो कौटिल्य है उनके राज दरबार में जाते हैं और कौटिल्य का क्या करते हैं, जो धनानंद है वो अपमान कर देते हैं। तो कौटिल्य यहीं से प्रण लेते हैं कि वो क्या करेंगे, जो धनानंद का शासन है, मगध साम्राज्य है, उसका समाप्ति करेंगे और एक नए वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इसी वजह से जो कौटिल्य है वो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को चुनते हैं और उनको अच्छे से शिक्षा देते हैं, उनको युद्ध करना सिखाते हैं और सेना बनवाते हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना करने में चंद्रगुप्त की मदद की। ठीक है, अब ये जो चाणक्य हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी मैंने यूज किया था एक वर्ड कौटिल्य, तो जो कौटिल्य है, चाणक्य है और विष्णुगुप्त है, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, एक है विष्णुगुप्त। ये सभी के सभी नाम क्या है, हमें एक ही व्यक्ति के देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम है जिसने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी साम्राज्य की स्थापना में। साथियों, इनके बारे में जो प्रमुख रूप से जानकारी है वो हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र के अलावा हमें मेगस्थनीज की एक किताब है, ठीक है, जिसका नाम है इंडिका, उससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें यहाँ पर जो सारी जानकारी है वो पता चलती है। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य मैप के अनुसार कि कहाँ कहाँ तक फैला था। देखिए, अगर आप ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको छोड़ दें और दूसरी तरफ ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसको छोड़ दें, तो जितना भी आप पूरा पार्ट देख रहे हो इन सभी क्षेत्रों में हमें मौर्य साम्राज्य देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान है, उस अफगानिस्तान में भी मौर्य साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हो। यहाँ पर बंगाल को भी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इतना बड़ा साम्राज्य हमें देखने को मिलता है मौर्य टाइम पर। अब नॉर्मल सी बात है, आज के समय की तरह उस समय इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मैसेज है उसको आसानी से पहुंचा सके। इसी वजह से जो राजा अशोक है वो बेसिकली इंस्क्रिप्शन का यूज किया करता था। ठीक है, इंस्क्रिप्शन का यूज किया करता था दूसरे जगह तक अपने राज्य के संदेश को पहुंचाने के लिए। और इसी के ये इंस्क्रिप्शन है वो इन सभी स्थानों पर हमें प्राप्त होते हैं और इसी से पता चलता है कि इसका जो राज्य है यहाँ यहाँ फैला था। ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन कहाँ पे कौन से मिले हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे से मैप में ध्यान करके रखना चाहिए। और स्पेशली आपको ये जो कलसी है, टोपरा है, फिर उसके अलावा मेरठ है, तक्षशिला है, कंधार, लंपक हो गया, सोपारा हो गया, सारनाथ हो गया, मास्की हो गया, ब्रह्मगिरी और ये गिरनार और पाटलिपुत्र, सारनाथ, कौसंबी, ये क्या है, कुछ प्रमुख रूप से हमें क्या है इंस्क्रिप्शन वाली साइट या इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो, इतना बड़ा साम्राज्य था तो ऐसा नहीं था कि पूरे साम्राज्य का शासन एक ही स्थान से चला करता था। बेसिकली यहाँ पर क्या थे, बहुत सारी स्थानीय राजधानियां भी थी, जैसे कि पाटलिपुत्र तो मेन राजधानी थी। इसी के साथ हमें तक्षशिला और उज्जैन भी देखने को मिलता है, जहां से यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य के शासक हैं वह शासन चलाया करते थे। तो पाटलिपुत्र यहाँ पर हम देखते हैं, येलो कलर से मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि ये मेन राजधानी थी। इसके अलावा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तक्षशिला, और तक्षशिला वह स्थान है जहाँ से जो अशोक
का क्या बोलते हैं, द्वितीय राजधानी कहलाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर उज्जैन हमें देखने को मिलता है तृतीय राजधानी। इसके अलावा बाद के समय में जब राजा अशोक का शासन होता है तो उड़ीसा के अंदर कलिंग को भी क्या है एक प्रकार से प्रमुख रूप से राजधानी केंद्र बनाया गया। तो इस प्रकार से हमें क्या है मौर्य साम्राज्य के शासन के 4 प्रमुख केंद्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, 5 बेसिकली केंद्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 4 का मेंशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर राजधानियां देखने को मिलती हैं स्थानीय स्तर पर। अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो मेन राजधानी थी। अगर हम तक्षशिला की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल एशिया है, ठीक है, उसके रास्ते में हमें देखने को मिलता है, यानी ये पूरा का पूरा इस तरफ हमें सेंट्रल एशिया देखने को मिलता है। तो यहाँ से जब आप सेंट्रल एशिया जाते हो तो उसके रास्ते पर हमें तक्षशिला देखने को मिलता है। और वहीं पर जो उज्जैन है वो हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया, यानी एक प्रकार से यहाँ पर आप सब समझ सकते हो दक्षिणापथ। तो तक्षशिला से दक्षिणापथ की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसके ऊपर हमें उज्जैन देखने को मिलता है, और उज्जैन व्यापार का एक बहुत प्रमुख केंद्र के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ये जो बड़ी बड़ी राजधानियां हुआ करती थी, यहाँ पर जो मर्चेंट्स है यानी व्यापारी है, ऑफिशियल अधिकारी है, क्राफ्ट पर्सन यानी कारीगर है, ये सभी आमतौर पर शहरों के अंदर रहा करते थे। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर विलेजेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक तो शहर है, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र, और तीसरा हमें फॉरेस्ट एरिया भी देखने को मिलता है। और जो मौर्य साम्राज्य के शासक हैं उनका तीनों ही क्षेत्रों पर हमें शासन देखने को मिलता है, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो विलेज हो, चाहे वह फॉरेस्ट का एरिया ही क्यों ना हो। ठीक है, फॉरेस्ट से बेसिकली क्या है, जो जानवरों का शिकार है और फूड है ये सभी प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो साम्राज्य इतना बड़ा है, यही कारण है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता था, और यहाँ पर जो फूड है वो अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार के कपड़े लोग पहना करते थे। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो इतना विविधता है, इसी वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो राजा अशोक है वो अपने इंस्क्रिप्शन, यानी इंस्क्रिप्शन का मतलब आप सभी को पहले ही चैप्टर में मैंने बता दिया था कि ऐसी कोई चीज जिसको इंस्क्राइब करके लिखा गया हो कठोर सतह के ऊपर। इंस्क्राइब का मतलब होता है खरोच करके लिखना। ठीक है, तो जिस के ऊपर क्या है इंस्क्राइब यानी खरोच के लिखा जाता है उसी को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और आमतौर पर ये कठोर सतह पर हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि किसी धातु के ऊपर, या फिर चट्टान के ऊपर, या फिर पिलर के ऊपर। ठीक है, या फिर अन्य किसी पदार्थ के ऊपर भी यह क्या है इस प्रकार से इंस्क्राइब करके लिखे जा सकते हैं। इसी के साथ साथियों हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमने पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर, पूरा अंडरस्टैंडिंग है वो पूरे चैप्टर के अंदर बना लिया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो एम्पायर है और दूसरी तरफ किंगडम है वो दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं। तो किंगडम के बारे में हमने देखा था कि जो राजा है वो क्या है अभी अपनी आर्मी बनाने लग गया है, पहली बात। दूसरा, किंगडम के अंदर बेसिकली जो राजा है वह टैक्स लगाने लग गया है शुरुआती दर पर। जो किंगडम है वह लोगों के जीवन के ऊपर और जो रिसोर्स है उसके ऊपर नियंत्रण करने लग गया है, और इसके लिए उसने अधिकारियों की यानी ऑफिशियल्स की जो नियुक्ति है वो करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब जो किंगडम है उसके अंदर ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये छोटे पैमाने पर होती है। ठीक है, इतने भी ज्यादा छोटे नहीं, लेकिन हाँ मीडियम लेवल पर होती है। लेकिन जब यही सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पर होती हों, बहुत बड़े क्षेत्र पर राज्य फैला हो, तो उसको हम बोलते हैं अंपायर। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है अंपायर के अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, और जो आर्मी होती है वो भी बहुत बड़ी होती है, और यहाँ पर ज़्यादा कर होने की वजह से जो अधिकारियों की नियुक्ति है वह भी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो अंपायर है इसके अंदर शासन किस प्रकार से किया जाता था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पाटलिपुत्र है वो मेन राजधानी हुआ करती थी, और वहीं से क्या है पूरे के पूरे जो साम्राज्य है, एम्पायर है, उसका शासन चला करता था। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि
यहाँ पर एडिशनल पॉइंट ये है कि कुछ पाटलिपुत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि तक्षशिला एक केंद्र था, तक्षशिला के साथ उज्जैन एक केंद्र था। फिर उसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिला था उड़ीसा के अंदर कलिंग एक केंद्र था अशोक के टाइम पर। इसी के साथ और भी प्रमुख केंद्र थे जहां से क्या है जो अशोक का साम्राज्य है वह चला करता था। तो मेन राजधानी पाटलिपुत्र में और स्थानीय स्तर पर शासन इन सभी स्थानों के माध्यम से चला करता था। अब यहाँ पर बात आती है कि तक्षशिला के अंदर फिर राजा शासन कैसे चलाते थे। तो राजा क्या करते थे, तक्षशिला के अंदर, उज्जैन के अंदर और यहाँ पर कलिंग के अंदर अपने गवर्नरों की नियुक्ति किया करते थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन सभी स्थानों पर क्या होता था कि राजा गवर्नर्स को नियुक्त किया करता था। अब गवर्नर क्या करता था, राजा के बिहाफ पर यहाँ पर शासन चलाया करता था। और जो राजा है यानी जो अशोक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार है, कुणाल है, दशरथ है, अब ये सभी लोग क्या किया करते थे, जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे वो अपने सगे संबंधियों को ही क्या है इन गवर्नरों के पोस्ट पर बैठाया करते थे। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिखे हुए कंटेंट के आधार पर। और यहाँ पर ये जो गवर्नर्स होते हैं इनके पास बहुत सारी पावर्स भी दी जाती थी। क्या पावर दिया जाता था, ये जो ऑफिशियल्स हैं ये क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसको ये राजा जो है सजा भी प्रदान कर सकते थे। और आमतौर पर ये जो गवर्नर और बाकी सभी होते हैं इनको सैलरी के रूप में क्या बोलते हैं, ऑफिशियल्स को सैलरी प्रदान की जाती थी। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने गवर्नर बना रखे हैं इन सभी इलाकों के, इन्हीं के पास क्या है सेना भी है, इन्हीं के पास क्या है रिवेन्यू भी है, इन्हीं के पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नर है वो ये भी कर सकता है कि राजा के शासन को मानने से मना कर सकता है, अशोक के शासन को। तो राजा ने इसके लिए क्या सिस्टम बैठा रखा था कि जो पूरा का पूरा साम्राज्य है उसके अंदर बहुत सारे मैसेंजर्स बनाए थे। ठीक है, जो कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। एक बात, दूसरा क्या है, जो स्पाई है यानी जो जासूस हैं उनकी भी नियुक्ति कर रखी थी। ठीक है, और ये जो जासूस हैं सीधे तौर पर जो एम्परर है यानी जो शासक हैं उनके नियंत्रण में हुआ करते थे, उन्हीं को ही क्या पूरा का पूरा जो सूचना है वो प्रदान किया करते थे। तो इसी के माध्यम से क्या था, जो किंग है यानी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अल्टीमेट रूप में किंग, वो क्या है इस प्रकार से अपने जितनी भी राजधानियां हैं और अपने जो गवर्नर है उन सभी के ऊपर अपना नियंत्रण बनाकर रखता था। मान लीजिए कोई गवर्नर कुछ कर रहा है, राज्य के अंदर विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है, अब जो स्पाई है वो क्या है जाके राजा को खबर दे देगा। अब राजा क्या करेगा, उस गवर्नर को वहां से हटा देगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या है रॉयल फैमिली के अंदर से ही गवर्नर्स और मिनिस्टर्स को चुना जाता था। ठीक है, यहाँ पर हमने पहली बात कर लिया है। हर एक प्रोविंशियल एरिया की अपनी एक कैपिटल हुआ करती थी, उदाहरण के लिए तक्षशिला और उज्जैन। यहाँ पर गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी जो कि हमने अभी देख लिया। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा साम्राज्य है उसके अंदर किस प्रकार से कनेक्शन देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो मौर्य साम्राज्य के शासक हैं उन्होंने जो रोड है और जो नदियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करने के लिए एक प्रकार से क्या है व्यवस्था बनाई जा सके। और यहीं पर क्या है जो शासक है वो ट्रिब्यूट और इसी के साथ जो टैक्स है वो लोगों से कलेक्ट किया करता था। देखो, टैक्स का मतलब होता है रेगुलर टैक्स और ट्रिब्यूट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के माध्यम से जो राजा है उसको कोई गिफ्ट प्रदान करता है तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूट। और जो ट्रिब्यूट है वो अक्सर क्या है एक प्रकार से गिफ्ट के तौर पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा जो मेंशन है वो हमें अर्थशास्त्र नामक जो किताब है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र में हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि यहाँ का जो शासन था वह किस प्रकार का था, कौन से क्षेत्र में क्या क्या संसाधन प्राप्त हुआ करते थे, किस एरिया में किस प्रकार के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति किया जाता था, राजा किस प्रकार से अपना शासन चलाया करता था। ये सारा मेंशन हमें अर्थशास्त्र की किताब से ही पता चलता है। यहीं से हमें पता चलता है कि हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थ वेस्ट का इलाका, ठीक है, जो कि क्या है ब्लैंकेट्स के लिए यानी जो चादरें होती हैं, शॉल होती हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था।
ठीक है। इसी के साथ साउथ इंडिया से हमें बड़े पैमाने पर गोल्ड और प्रीसियस स्टोन प्राप्त हुआ करते थे, और ये जितने भी रिसोर्सेज है संभवतः ट्रिब्यूट के रूप में प्राप्त किया जाता था शासक के माध्यम से। अब ट्रिब्यूट होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक प्रकार से विलिंगली, ठीक है, विलिंगली या फिर अपनी इच्छा के माध्यम से जब आप राजा को कुछ गिफ्ट देते हो उसी को ट्रिब्यूट बोला जाता है। अब यही नहीं है कि सिर्फ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से कर वसूला जाता हो या ट्रिब्यूट लिया जाता हो, बल्कि जो फॉरेस्ट रीजन में रहने वाले लोग हैं उनसे भी ट्रिब्यूट लिया जाता था। हालांकि वो आमतौर पर इंडिपेंडेंट रूप में काम किया करते थे, ठीक है, यानी वो जंगल में स्वतंत्र रूप से रहा करते थे, लेकिन फिर भी ये राजा को समय दर समय क्या करते थे, जो एलिफेंट है जंगल के अंदर, इसी के साथ साथ टिम्बर, हनी, वैक्स, ये सभी के सभी चीजें जो है मौर्य ऑफिशियल्स जो है उन सभी को प्रोवाइड कराया करते थे। ठीक है, तो ये हमने पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां पर हमने देखा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं सिर्फ और सिर्फ अशोक के बारे में, यानी अशोक कौन थे और किस प्रकार से अपना जो राज्य है वह चलाया करते थे। उससे पहले हम यहाँ पर मौर्य यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बारे में कुछ स्पेसिफिक फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके राज दरबार में क्या है, मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत आता है, और ये राजदूत कहाँ से आता है, ग्रीक से, जो कि सेल्यूकस निकेटर वहाँ के राजा थे, उनके राजदूत के रूप में भारत के अंदर आता है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। अब जब ये भारत के अंदर आता है, उनके राज दरबार में आता है, तो वो उनके दरबार के बारे में बहुत सारी बातें लिखता है, उसके साम्राज्य के बारे में बहुत सारी बातें लिखता है, जिसमें आप यहाँ पर इनको अच्छे से ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बहुत बार पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर क्या है, कितने टावर्स हमें देखने को मिलते हैं मौर्य साम्राज्य में, वहां पर कितने गेट थे, वहां पे क्या है, किस प्रकार के घर हुआ करते थे, ये सारी चीजें पूछी गई है पहले भी एग्जाम में। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि जो मेगास्थनीज है वह बताता है कि यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन किया जाता था जो राजा है उसको ऑनर प्रदान करने के लिए। ठीक है, वो उसके अंदर क्या होता है कि जो एलिफेंट हैं, जो हाथी हैं, उनको क्या किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर के कवच से सजाया जाता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक गार्ड होता है जो कि एक नकली पेड़ पौधे को ऊपर लेके चल रहा होता है, और उसी के साथ साथ जो जितनी भी पक्षियां हैं वो उसके चारों ओर घूम रही हैं। यानी यहाँ पर लेखक है यानी मेगास्थनीज है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पशु पक्षियां हैं वो तक भी क्या है, राजा के आदेश को माना करती थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, वो बताते हैं कि यहाँ पर जो आर्मी है या फिर जो शासक की अंगरक्षक सेना है उसके अंदर क्या है, महिलाओं को भी शामिल किया जाता था। महिला अंगरक्षकों के बारे में, वुमेन्स एक प्रकार से आर्मी के बारे में या फिर बॉडीगार्ड के बारे में क्या है, जो मेगास्थनीज है वह बताते हैं। इसी के साथ मेगास्थनीज कहते हैं कि राजा है वो कभी भी पहले क्या है, खाना नहीं खाते हैं, वो हमेशा जो सर्वेंट है उसके द्वारा भोजन को चखाते थे फिर खाया करते थे, क्योंकि हमेशा उनको डर रहता था कि कोई उनके खाने में जहर मिला सकता है। इसी के साथ साथ दूसरे शासकों का या फिर किसी जासूस का या फिर गवर्नर के द्वारा उनकी हत्या का डर कभी इतना ज्यादा हुआ करता था कि वो कभी क्या है, एक सेम क्या बोलते हैं, बेडरूम में 2 रात कभी नहीं सोते थे, अलग अलग सोने का जो स्थान है वो बदलते रहते थे। इसी के साथ साथ क्या है, पाटलिपुत्र में उनकी राजधानी थी, और पाटलिपुत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वह एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सिटी थी। तो यहाँ पर ये तो हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो बार बार आपको नजर आएगा कि क्या बोलते हैं, मेगास्थनीज का कोई कोट दे देंगे, और कोट देने के बाद कहेंगे कि ये कौन से राज्य का जिक्र हो रहा है। तो आपको इन सभी एक्सप्लेनेशन से, ये जो इतना अभी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा, इन सभी एक्सप्लेनेशन से पता लगाना है कि हाँ, ये क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र की बात हो रही है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य इस समय इसके शासक थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें 570 टावर देखने को मिलते हैं,
ठीक है। इसी के साथ 64 गेट देखने को मिलते हैं पूरे साम्राज्य में। यहाँ पर जो घर हुआ करते थे 2 से 3 मंजिला हुआ करते थे। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो घर है वो लकड़ी और मड के द्वारा बनाए जाते थे, ठीक है। इसी के साथ साथ आमतौर पर ये जो पूरा का पूरा मड ब्रिक हाउस है, इसको क्या है स्टोन कार्विंग के माध्यम से सजाया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर डिटेल में देखने को मिलती हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अशोक की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की हमने डिटेल में बात कर ली। अब आते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार देखो ज्यादा समय तक शासन करते नहीं है और उनका जो साम्राज्य है वो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, उनके टाइम पे कुछ खास प्रमुख गतिविधियां नहीं हुई थी। इसी वजह से हम क्या है उनके अगले जो शासक आते हैं जिनका नाम था अशोक, उसके बारे में पढ़ते हैं। और अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण शासक में देखे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने जब अपना शासन चालू किया तो इन्होंने अपने जो मैसेज है जनता तक कनेक्ट करने के लिए बेसिकली क्या है इंस्क्रिप्शन को खुदवाया। इंस्क्रिप्शन आमतौर पर क्या है प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे ताकि साधारण से साधारण जो लोग हैं इनको पढ़ सके। इसी के साथ ब्राह्मण जो स्क्रिप्ट है उसका भी यूज हमें देखने को मिलता है। आइए एक बात आपको बता दें, देखो अगर मौर्य साम्राज्य के शासन को देखोगे तो उसका जो साम्राज्य है वो कुछ इतने पूरे इलाके पे फैला हुआ था। अब ऐसे में अगर आप यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट रीजन को देखोगे तो यहाँ पर हमें ग्रीक भाषा देखने को मिलती है इंस्क्रिप्शन के अंदर और दूसरा अरामेइक भाषा देखने को मिलती है इंस्क्रिप्शन के अंदर। अगर हम नॉर्थ और यहाँ पर क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की अंदर देखें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या है ब्राह्मणी लिपि का यूज बेसिकली किया जाता था। तो यहाँ पर कौन सी लिपि का, ब्राह्मणी लिपि का। फिर इसी के साथ साथ यहाँ अगर आप बिहार रीजन के अंदर आओगे, उड़ीसा रीजन के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं प्राकृतिक भाषा का यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ग्रीक, अरामाइक, यहाँ पर ब्राह्मणी, फिर उसके बाद प्राकृतिक, ठीक है। इन सभी लैंग्वेज का जो यूज है वो राजा अलग अलग क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस स्थान पर जिस भाषा को लोग समझते हैं राजा भी उसी भाषा में क्या है अपने अभिलेख उस स्थान पर लिखवा रहा है, ठीक है। ये कुछ एडिशनल फैक्ट था जो कि बताना जरूरी था। इसी के साथ बात आती है अशोक के कलिंगा वॉर की। बेसिकली क्या होता है राजा बहुत ज्यादा प्रतापी होता है। उसने क्या किया अपने राज्य के 8वें शासन काल में का जो बेसिकली क्या है उड़ीसा है वहां पर कॉन्क्यूर करने का अपना निर्णय लिया, ठीक है। 8वें शासन काल में ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि राजा क्या करता है बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ता है, बहुत बड़े पैमाने पर क्या है लोगों की मृत्यु होती है और बाद में क्या होता है उसको आत्मग्लानि होती है, यानी उसको क्या है एक प्रकार से बुरा लगता है कि उसने क्या है इतने बड़े पैमाने पर क्या है लोगों का नरसंहार किया। अब जो वॉर है उससे इतना दुखी हो जाता है इतने लोगों के मरने के बाद कि वो कहता है कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। देखो यहाँ पर आप क्या है अशोक की एक राजनीति भी देख सकते हो, ठीक है। हालांकि आपकी किताब में एक्सप्लेन नहीं किया है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेसिकली क्या है जो कलिंग रीजन है, ये वाला कलिंग यानी उड़ीसा का जो रीजन है वो क्या है मौर्य साम्राज्य के जीते हुए क्षेत्रों में क्या है आखिरी यहाँ पर क्या है पड़ाव देखने को मिलता है। देखो अगर आप काबुल कंधार के क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियां आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियां आ जाती हैं तो ये नॉर्मल सी बात है अशोक अभी इसके ऊपर अटैक करेगा ही नहीं, पहाड़ियां रीजन है उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे नेपाल के बाद तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाता है हिमालय पर्वत आ जाता है। यहाँ पर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे भी पर्वत की पूरी श्रृंखला हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे साउथ इंडिया के अंदर एक्सट्रीम तो वहां पर पहले से ही मजबूत शासन चल रहा होता है। तो यहाँ पर अशोक जो है वो समझ चुका है कि कलिंग क्या है उसका आखिरी पड़ाव है और जब उसने कलिंग को भी जीत लिया तब उसने सोचा कि अब क्या है मैं वॉर की जो नीति है उसको त्याग दूंगा और उसके स्थान पर मैं धम्म की नीति अपनाऊंगा। अब ये धम्म का जो बेसिक प्राकृतिक मतलब होता है उसका मतलब होता है धर्म। संस्कृत में अगर देखें या फिर हिंदी में उसका अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है धर्म। तो धम्म की नीति अपनाऊंगा यानी धर्म के माध्यम से जो अदर साम्राज्य हैं उनको जीतूंगा, कॉन्क्यूर करूंगा। तो यहाँ पर यही बात आती है
कि कलिंग वॉर के बाद वो युद्ध की नीति त्याग देता है। तो अलग अलग इतिहासकारों में मतभेद है। वो कई इतिहासकार कहते हैं कि भाई उसका हृदय परिवर्तन हो गया। क्यों हृदय परिवर्तन हो गया? क्योंकि उसने लाखों लोगों को मार दिया था। ठीक है, उसका जो हृदय है वो पीड़ा से भर गया था और वह देख रहा है कि ब्राह्मण को मारना और इसी के साथ साथ जो मोंक है उनको मारना एक बहुत ही ज्यादा निर्दयी कार्य था। और इसी वजह से उसने क्या किया कि अब वॉर की नीति को त्याग करके धम्म का जो मार्ग है वह अपना लिया। लेकिन अदर इतिहासकार है, उनका मानना है कि चलिए यहाँ पर देखते हैं कि उसने क्या किया अशोक ने, कि ये भी एक अभिलेख में लिखवा दिया कि उसके जो फ्यूचर सन होंगे या उसके ग्रैंड सन होंगे वो भी क्या है, वॉर के ऊपर अब फोकस नहीं करेंगे बल्कि जो धम्म है उसका प्रचार करने के ऊपर फोकस करेंगे। और जो धम्म है प्राकृतिक में इसका जो मतलब होता है धर्म, ठीक है, और संस्कृत में इसका मतलब होता है धर्म। ठीक है, दोनों क्या है, लगभग समान है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई इसका हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन ऊपर मैंने आपको जैसा बताया कि कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि भाई अब उसके पास ना दूसरा जो क्षेत्र है जीतने के लिए था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सारी बाउंड्री तो अब ब्लॉक हो चुकी है, सब जगहों को उसने जीत लिया है, अब वो और किस जगह को जीतता। ठीक है, आगे उसके पहाड़ आ जा रहे हैं, नीचे समुद्र आ जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, उसने धम्म का मार्ग अपनाया क्योंकि सारे राज्यों को उसने जीत लिया। और जीतने के बाद अब क्या है, राज्य में बगावत भी हो सकती है। अब बगावत से बचने के लिए अशोक ने क्या है, इस प्रकार से लोगों को अब प्यार से हैंडल करने की नीति अपनाई। क्योंकि अगर तलवार से हैंडल करता तो एक को मारता, दूसरा उसका विद्रोह करने लग जाता। ठीक है, और अशोक की ये जो नीति है वो कई हद तक हमें सफल होती हुई भी नजर आती है, क्योंकि हमने देखा इतना बड़ा साम्राज्य उसका बहुत लंबे समय तक चला। क्यों? क्योंकि उसकी धम्म की नीति ही इसके पीछे प्रमुख रूप से कारण थी। ठीक है, अब ये जो धम्म की नीति है, अब बात आती है कि ये था क्या। तो धम्म बेसिकली क्या है, ऐसी नीति है जिसके अंदर क्या है, कुछ नियम दिखाए गए हैं। ठीक है, जनता के लिए भी और राजा के लिए भी एक कोड बताया गया है, एक नियम बताया गया है। और ये जो धम्म है इसके अंदर क्या है, किसी भी देवी देवता की पूजा की बात नहीं की गई है और ना ही कोई हवन कुंड करने की यहाँ पर बात की गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली जो अशोक है वो कहता है कि मैं क्या हूँ, पूरे साम्राज्य का फादर हूँ और मेरी जितनी भी प्रजा है वो मेरी क्या है, चिल्ड्रन है, यानी मेरे बच्चे हैं। और मेरे जो सब्जेक्ट हैं यानी जो मेरे बच्चे हैं, मैं बस उनको निर्देश दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको एक निर्देश दूं कि इस प्रकार से अपना जो जीवन है बिताना चाहिए। और ये जो धम्म की जितनी भी नीतियां हैं वो ज्यादातर बुद्धिज्म से हमें प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं, और बुद्धिज्म के बारे में हमने पहले ही वीडियो में पढ़ रखा है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ब्राह्मणिकल रिलीजियन है उससे बिल्कुल अलग था यहाँ पर। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, एनिमल का जो सेक्रीफाइस है उसको यहाँ पर बैन किया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ जबकि जो बुद्धिज्म है उसके अंदर ये बोलता था कि क्या बोलते हैं, एनिमल सेक्रीफाइस हमें बैन करना चाहिए, जबकि उस समय का जो ब्राह्मणिकल रिलीजियन था उसके अंदर कुरीतियां आ गई थी। अब वो लोग क्या करते थे, जानवरों की भी बलि दिया करते थे। तो यहाँ पर बुद्धिज्म से ये प्रभावित था, इसी वजह से हमें यहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस जैसी को रोकने जैसी यहाँ पर नीतियां देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ हमें जो स्लेव होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनके प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, इसमें ये नीति थी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो फैमिली है, फैमिली के साथ जो हमारे नेबरहुड है उसके अंदर यहाँ पर अशोक देखता है कि बहुत लड़ाइयाँ चलती थी, तो उसको सुलझाने के लिए भी अशोक ने इस प्रकार की नीति अपनाई। और नॉर्मल सी बात है, आपने लोगों के लिए नीति बना दी, अब लोग उसको फॉलो करें या ना करें। तो इस वजह से बेसिकली अशोक ने क्या किया, धम्म महामात्य नामक एक अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, धम्म महामात्य नामक जो अधिकारी है वो धम्म के द्वारा बनाए गए नियमों का राज्य के अंदर पालन करवाया करते थे। प्रोविंसेस के अंदर जो इनके नियम है, प्रोविंसेस के अंदर उनका अनुपालन करवाया करते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। आमतौर पर क्या होता है कि ये जो धम्म की नीतियां हैं, ये जो धम्म महामात्य हैं, वो जो
बेसिकली प्रजा है उनको क्या करते थे, पढ़कर सुनाया करते थे, क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनको धम्म महामात्य अधिकारी उनको पढ़कर सुनाया करते थे कि राजा अशोक ने ये बातें बोली हैं। अब देखो ये जो धम्म का पूरा प्रचार है अशोक ने सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश के अंदर नहीं किया, ठीक है। अशोक ने क्या किया, बाद के समय में ये जो धम्म की नीति है उसको बाकी राज्यों में भी लागू करवाया, या सॉरी देश के बाहर भी, अपने साम्राज्य के बाहर भी लागू करवाया। क्यों लागू करवाया, क्योंकि आप देख रहे हो एक जगह है सीरिया, ठीक इसके ऊपर इजिप्ट, ठीक इसके बाईं तरफ, और ग्रीस ठीक इसके बाईं तरफ, इसी के साथ श्रीलंका उसके दक्षिण भाग में। ये सारे के सारे राज्यों में अगर शांति बनी रहेगी तभी तो क्या बोलते हैं अशोक का साम्राज्य भी शांतिपूर्वक बना रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अशोक चाहता था कि अब हम क्या करें, व्यापार की दृष्टि से अपने आप को विकसित करें। इसी वजह से अन्य राज्यों के साथ हमें क्या है, रिलेशन बना के भी रखना चाहिए। इसी वजह से अशोक ने क्या किया, धम्म की जो नीतियां है वो इन राज्यों के अंदर भी लागू करवाई। सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, इन सभी क्षेत्रों के अंदर भी इसका विस्तार किया, ठीक है, मोरालिटी का विस्तार किया। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अशोक ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए जो व्यापारिक स्थान है वहां पर रोड्स का निर्माण किया। इसी के साथ साथ कुओं को खुदवाया। इसी के साथ साथ रेस्ट हाउसेस का भी निर्माण करवाया। क्यों, ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि अब साम्राज्य उसने बना लिया है, अब जरूरी है क्या, राज्य के अंदर समृद्धि फैलाने की। तो इस वजह से, और समृद्धि किससे आएगी, व्यापार से आएगी। इसी वजह से अब देखो राजा अशोक है ये सारी गतिविधियां कर रहा है। इसी के साथ साथ क्या है, राज्य के जो पूरे के पूरे रोड्स हैं उनके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी या जगह जगह पर बनवाए, ठीक है, साम्राज्य के अंदर और प्रोविंसेस में भी, जहां पर क्या है ह्यूमन के साथ साथ जो एनिमल्स हैं उन सभी के लिए भी चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गई। इसका आप एक अच्छा उदाहरण देख सकते हो कि यहाँ पर रामपुरवा के अंदर एक बुल की इमेज दिखाई गई है, ठीक है, जो कि आज के समय में यहाँ पर इमेज आप देख सकते हो। आज के समय में ये राष्ट्रपति भवन के अंदर इस प्रकार से अवस्थित है। तो यहां से इससे आपको पता चलता है कि अशोक स्तंभ इतना सुंदर बनाया गया। राष्ट्रपति भवन में निर्मित, यहाँ पर उस समय तो राष्ट्रपति भवन नहीं था, राष्ट्रपति भवन के अंदर इस पूरे बुल के स्कल्पचर को बाद में रखा गया है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो बुल है इसकी कार्विंग से आप पता चल सकते हो कि कितनी बारीक फूल पत्तियों का डिजाइन बनाया है, कितना अच्छे से कमल पुष्प का नीचे डिजाइन बनाया है। जो बैल है उसका क्या बोलते हैं, शरीर का गढ़न और इसके ऊपर धारियां, ये कितनी बारीक तरीके से बनाई गई है। तो इस समय इसके माध्यम से उस समय की जो स्कल्पचर है उसकी समृद्धि के बारे में, व्यापार के बारे में, ये सारी चीजें भी हमें इनसे पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अशोक है वो अपने सब्जेक्ट को क्या मैसेज देता है, मैंने आपको बताया कि उसका क्या है, ब्राह्मणिकल रिलीजन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो वो ये कहता है कि भाई जो तुम इतना ज्यादा पूजा पाठ रिचुअल करते हो वो सारा का सारा बेकार है, ठीक है, चाहे वो मैरिज के टाइम पर हो, चाहे वो बच्चे के जन्म के टाइम पर हो, या फिर तुम कहीं घूमने जा रहे हो उस टाइम पर हो, ये जितना भी आप हवन कुंड करते हो वो सारा का सारा व्यर्थ है, यूजलेस है, ठीक है, रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। ये बेसिकली अशोक का सीधा सीधा कहना था। अब यहाँ पर वो कहता है कि भाई इसके स्थान पर ना तुम क्या बोलते हैं, दूसरी तरीके अपनाओ, दूसरी प्रैक्टिसेस अपनाओ। और वो प्रैक्टिसेस कहाँ की हैं, मैंने आपको बताया धम्म की नीतियां हैं। अब ये जो धम्म की नीतियां उसमें क्या क्या था कि भाई आप अपने जो सर्वेंट हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने जो बड़े हैं उनसे अच्छा व्यवहार करो, इसी के साथ जो जानवर है उनको कंपैशन के साथ ट्रीट करो, इसी के जो साथ जो ब्राह्मण हैं और मोंक्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। इसी के साथ साथ क्या है कि जो रिलीजियन है, ठीक है, अपने रिलीजन को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बताओ, और दूसरा का जो रिलीजियन है उसकी भी रिस्पेक्ट करो, उसको क्रिटिसाइज मत करो। यानी आज के समय में ये चीज हमें देखने को मिलती है, हर कोई अपने रिलीजन को अच्छा बताता है और दूसरे रिलीजन को खराब बताता है।
तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अशोक इसी चीज को समझते हैं और वो इसी वजह से अपने अभिलेखों के अंदर सीधा सीधा मेंशन कर देते हैं कि भाई दूसरे के रिलीजन को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम देखें आज़ाद भारत में जब भारत आज़ाद होता है तो इसी वजह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो अशोक को बारे में क्या कहते हैं कि हिज एडिक्ट्स स्टिल स्पीक to us in a language we can understand and we can still learn much from them। यहाँ पर जो नेहरू हैं वो ये कहते हैं कि राजा अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वह इस भाषा में लिखे गए हैं जिसको क्या है हम समझ सकते हैं और इसी के साथ साथ हम उसको क्या बोलते हैं ग्रैस्प कर सकते हैं और उनके द्वारा लिखी गई जो चीज़ें हैं उसको क्या है हमारे अपने जीवन में अमल करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू अशोक के बारे में भी इस प्रकार का विचार रखते हैं। यहाँ पर ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का एक क्या बोलते हैं नमूना यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। साथियों, अब बात आती है कि जब हमारे भारत के अंदर मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल साम्राज्य देखने को मिलता है तो क्या दुनिया के अंदर अन्य स्थानों पर सभ्यताएं नहीं थी? तो आपको देखने को मिलता है थी। जैसे चाइना के अंदर भी हमें, इजिप्ट के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी हर स्थान पे हमें सिविलाइजेशन या बड़े बड़े साम्राज्य अब के समय तक देखने को मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए चाइना के अंदर हमें देखने को मिलता है साम्राज्य था, ठीक है, जिसने क्या है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चांदनी चौक टू चाइना इसी एरिया में शूट भी हुई थी। ठीक है, अक्षय कुमार की मूवी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये पूरा का पूरा जो वॉल है लगभग 2000 साल तक बनता रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अंपायर था उसकी जो फ्रंटियर है या उसका बेसिकली बाउंड्री है वो लगातार शिफ्ट होती रहती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज इस एरिया को जीत लिया, कल ये वाला एरिया छिन गया, कल दूसरे एरिया को जीत लिया। इस प्रकार से बाउंड्री हमेशा शिफ्ट होती रहती थी। ये पूरा को पूरा जो दीवार है वो हमें 64 किलोमीटर देखने को 6400 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है, जो कि स्टोन और ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इन्हीं ब्रिक्स के ऊपर या दीवार के ऊपर हमें क्या है एक रोड का कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस तरह से समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। लास्ट में आपके लिए इंफॉर्मेशन, ये एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज और पीडीएफ के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आप देख सकते हो, जिसमें डेली करंट अफेयर पीडीएफ वीडियो लेक्चर के साथ साथ इसी के साथ साथ वीकली, मंथली और पूरे साल भर का जो बुकलेट पीडीएफ है वो आपको एक ही प्राइस यानी 499 में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार ज्वाइन करने के बाद क्या है लाइफ टाइम आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 499 में। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर ये जो टेलीग्राम आईडी दी गई है इसको स्कैन करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।